तो हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर वाला पार्ट जब पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस का तो सिंपल मतलब समझ लेना वाटर के साथ रिएक्शन, ये तुम्हारे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज करते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब कि हम लोग वाटर के साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। ये सेम चीज तुम लोगों ने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बट वो ईस्टर था, यहाँ पे ईथर है। और अभी हम लोग का टॉपिक में आएगा भी हाइड्रोलिसिस ऑफ कुछ और कंपाउंड भी आएगा, जैसे सी एन का हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। ये टॉपिक हम लोगों ने क्लास में एक बार डिस्कस किया था अगर याद हो तो। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जितना बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन का उतना बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे उतना ही OH ग्रुप आएगा, नाइट्रोजन पे उतना ही हाइड्रोजन ग्रुप जाएगा। ये भी हम लोग का हाइड्रोलिसिस था। तो बेसिकली हम लोग जब रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ वाटर, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और है तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। एक तो पॉइंट हम लास्ट क्लास में बोल चुके थे इथर के बारे में, कि इथर बहुत ही अनरिएक्टिव नेचर का होता है, अपार्ट फ्रॉम एसिडिक मीडियम कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम के अलावा किसी भी तरह के मीडियम में रिएक्शन इसका नहीं हो रहा होता है। इथर में बड़ा सिंपल सा रूल है। तो एसिडिक मीडियम तो मस्ट है, मतलब अगर हम लोगों को एक इथर दे रखा और इस इथर वाले पार्ट का हाइड्रोलिसिस कराना है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो इस केस में हम लोग को एसिडिक मीडियम दे रखा होना चाहिए, मतलब H+ दे रखा होना चाहिए। तो जब भी कभी H+ दे रखा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है H2SO4 की तरफ से आ रखा होगा। H2SO4 प्लस वाटर, ऐसा हम लोग बहुत पहले एक बार एजेंट डिस्कस किए थे जब हम लोग अल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो कहीं कहीं पे H2 दे रखा होगा और वो H+ एज अ कैटलिस्ट दे रखा होगा। कहीं कहीं पे हो सकता है कि हम लोगों के रिएक्शन वाले पार्ट में सीधा H3O+ दे दे और एरो दे दे, ऐसा H3O+, एक ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर डाइल्यूट H+ भी दे रखा हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 दे दिया, डाइल्यूट H+ दे दिया। H+ तो नॉर्मली नहीं देगा, डाइल्यूट H2SO4 ही देगा। बट ये सब पॉसिबल तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के, बट है मोटा मोटी वही चीज, वाटर होना चाहिए। डाइल्यूट वर्ड दे दिया मतलब वाटर दे रखा है, कहानी खत्म। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, HX जो होता था उसमें H वाला पार्ट ऑक्सीजन पे जाता था, हेलोजन वाला पार्ट कार्बन चेन पे जाता था। तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को अल्कोहल मिलता था और अल्काइल हाइड मिलता था। फिर अल्कोहल वाला पार्ट वाटर से मतलब वापस से HX से रिएक्शन करता था, H वाला पार्ट ऑक्सीजन वाले पार्ट पे जाता था, बॉन्ड ब्रेक होता था और हेलोजन वाला पार्ट कार्बन चेन पे जाता था। तो यहाँ से भी हम लोग को RX मिल जाता था, तो ओवरऑल अल्काइल हाइड मिलता था। सेम टाइप की चीजें यहाँ पे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। बस HX के जगह पे हम लोगों को वाटर डालना है, मतलब HOH की बात कर रहे हैं हम लोग। H और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन कार्बन चेन पे बॉन्ड ब्रेक होगा, आराम से हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में दो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, R-OH और दूसरा ROH। मतलब अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होना है। प्रोडक्ट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, मालूम है कि अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होना है, सिंपल सा चीज है। बट पॉइंट ये है कि जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है। अगर SN1 होगा तो किस साइड SN1 होना प्रेफरेबल होगा, अगर SN2 होगा तो किस साइड SN2 होना प्रेफरेबल होगा, ये सब पॉइंट यहाँ पे मैटर करता है। प्रोडक्ट वाला पार्ट मालूम है कि अल्कोहल ही बनना है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल तरीके से सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट में हम लोगों को अल्कोहल बनाना है, बस ये डिटरमाइन करके काम करना SN1 है कि SN2। अगर SN2 है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अगर SN1 है तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये पार्ट थोड़ा बस इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रोडक्ट बनाना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट में R- के साथ OH मिलेगा और दूसरा R के साथ OH मिलेगा। ऑल एक पॉइंट है जो डिस्कशन में, इसलिए भी मैकेनिज्म जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का जैसे मान लो ऐसा प्रोडक्ट दे रखा RO R के साथ, इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ ना करा के हम लोग D3O+ के साथ करा देते हैं, H+ और H2O की जगह पे D+ और D2O। तब इस केस में हम लोगों का प्रोडक्ट वाला पार्ट हो सकता है मे भी थोड़ा चेंज कर जाए। तो ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। ऑल दो इसमें प्रोडक्ट में तो दोनों तरफ से OD मिलेगा। चलो ऐसा कर लेते हैं, ऑक्सीजन 18 डाल देते हैं। ऑक्सीजन 18 वाला पार्ट हम लोग का किधर जाएगा ये डिसाइड करना है। तो ये तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे जब हम लोग को मैकेनिज्म का आइडिया है, कि हम लोग को मालूम है कार्बन चेन से ऑक्सीजन का बॉन्ड तो ब्रेक होगा, बट लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या राइट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हम लोग तभी डिसाइड कर पाएंगे जब अपने को मैकेनिज्म का अंदाजा हो कि SN1 होना चाहिए होगा या SN2 होना चाहिए होगा। दोनों में से जो होगा उसके हिसाब से जो पार्ट ज्यादा रिएक्टिव है उधर का बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग आराम से रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी तुम लोग को अब तक आइडिया लग चुका है कि SN1 कब कराना है, SN2 कब कराना है। इसमें ऑल दो ध्यान रखना, अगर हम लोग का 1 डिग्री है, हाँ भाई रवि, 1 डिग्री में कौन सा रिएक्शन होता है, SN1 या SN2?
SN2 SN2 3 डिग्री में SN1 और 2 डिग्री में डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा SN1 ही होता है। ज्यादा SN1 ही होता है। इस बार ध्यान रखना भाई सब लोग, मालूम है हम लोग को H3O प्लस दे रखा है, मतलब वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है मीडियम में। वाटर हमेशा सॉल्वेंट के जैसा ही प्रेजेंट होता है। तो अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है जो कि पोलर प्रोटिक मीडियम है, तो पोलर प्रोटिक मीडियम में हम लोगों का SN1 रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो 1 डिग्री रहा तो SN2, 2 डिग्री रहा, 3 डिग्री रहा, तो दोनों में SN1, क्योंकि हम लोगों को वाटर मिल गया यहाँ पे जो कि पोलर प्रोटिक मीडियम है, आराम से SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो जैसा HX वाला केस था, तो HX में हम लोग को SN2 मिल रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे हम लोग वाटर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं रिएक्शन में, तो आराम से हम लोगों को रिएक्शन में पोलर पार्टिक मीडियम मिल गया, हम लोग SN1 रिएक्शन हो जाएगा। बाकी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना वही सिंपल सा केस है। जैसे मान लो 2-3 एग्जांपल्स की बात करते हैं, 1-2 अच्छे एग्जांपल्स की बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेमी एसिटल एंड एसिटल। ये 2 टॉपिक है छोटा छोटा जो अपने को मालूम होना चाहिए। हेमी एसिटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है, क्योंकि उसका जब हम लोग ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब एसिटल और हेमी एसिटल वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उसका हाइड्रोलिसिस करके हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करा पाते हैं। तो ये वर्ड थोड़ा मालूम होना चाहिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता है, हेमी एसिटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है, वो हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट में आएगा। बाकी एक एक करके हम लोग देखते हैं उस चीज को। जैसे मान लो एग्जांपल में ऐसा एग्जांपल दे रखा, पीएच के साथ OCH3, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O, या चलो H3O प्लस ले लेते हैं, और ऑक्सीजन 18 मार्क कर देते हैं, बोले इसका हाइड्रोलिसिस करा के प्रोडक्ट बनाना है। तो सिंपल सा स्टेप है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड करो जो H प्लस की तरफ से आएगा। दूसरा, बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन चेन से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, और उस पर वो H ग्रुप अटैच करेंगे। तो बेंजीन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन से अटैच्ड ऑक्सीजन ना SN1 देगा ना SN2, मतलब ये अपना रिएक्टिव पॉइंट है ही नहीं, इसको छोड़ दो। बचा अपने पास दूसरा ऑप्शन। जब दूसरे ऑप्शन में जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन वाले पार्ट के ऊपर OH ग्रुप जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन सकता है। अब बस ये ध्यान रखना प्रोडक्ट बनाते वक्त कि SN1 है या SN2, ये भी डिटरमाइन करना है। तो कार्बन वाला पार्ट हम लोगों का मिथाइल ग्रुप है, SN2 रिएक्शन ही देगा, SN1 कभी नहीं दे सकता। तो मैकेनिज्म हम लोग का SN2 हो गया। बॉन्ड ब्रेक करते वक्त हम लोग का पीएच वाले पार्ट के साथ ऑक्सीजन जो जाएगा वो 18 रह जाएगा, मतलब PHOH बना, और साथ ही साथ दूसरे साइड से हम लोग को CH3OH का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट तो इजी है बनाना, बट मैकेनिज्म थोड़ा डिटरमाइन करते हुए काम करना है, ध्यान रखना। बाकी ये पार्ट ध्यान रखना, इतना सफिशिएंट है। और बाकी एग्जांपल तुम्हारे नोट्स कॉपी में दे रखा है, जैसा हम लोग HX के साथ रिएक्शन में देख रहे थे, सेम टाइप के डिस्कशन यहाँ पे चलेगा। तो कुछ भी यहाँ पे नया नहीं रहेगा, जो अलग से सीखना है अपने को, आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। मान लो हम लोग एग्जांपल में, जैसे ये एग्जांपल की बात करते हैं, या थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। मान लो इस तरह का केस दे रखा, CH3, इसके साथ एक और कार्बन ले लेते हैं, OCH3, OCH3। ऐसा शायद सवाल आ चुका है जी, एडवांस में एक बार आ चुका है, और जेई मेंस में और नीट वीट में एकदम नॉर्मल सवाल हो गया है, क्योंकि पहले टाइम पे थोड़ा भारी सवाल लगता था, अभी नॉर्मल हो गया है। इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। एक बार सोच के देखो कि कहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, SN1 हो गया, SN2 होगा, एक बार खुद से सोच के देखो। प्रोडक्ट इजी है, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट हम डायरेक्टली बना देंगे, बट मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सोच के देखो इस केस में किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ट्राई करके देखो। जिसका भी आंसर आएगा बता देना।
आया किसी का आंसर? साहिल? नो सर। नया? ओ हटा के एच लगा देंगे, ओ हटा के एच लगा देंगे, तो कुछ मतलब ओ CH3 हटा के एच लगा देंगे तो OH बन जाएगा। यहाँ से एच लगा देंगे और यहाँ पे हाँ ओ एच। हाँ वो तो ठीक है, मैकेनिज्म चाहिए मेरे को। प्रोडक्ट तो आसान है, प्रोडक्ट तो पहले ही बोले कि उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बट हमको मैकेनिज्म चाहिए। मैकेनिज्म क्या होगा, ये ज्यादा मेरे लिए मैटर कर रहा है अभी। और क्यों? केशव? रवि? इतना भारी सवाल तो नहीं है भाई। अश्मिता? सर जो तान्या बोली वैसे ही होगा। अरे वो तो होगा, मैकेनिज्म बताने का है भाई। तान्या जो बोली वैसे ही होगा, मैकेनिज्म बताओ। SN1 लिखे कि SN2 लिखे? SN1 होगा। मन क्यों? चलो ध्यान दो, सबसे पहला स्टेप, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में जो कार्बन है मिथाइल, अगर इस पे रिएक्शन होगा तो इस केस में हम लोग को SN2 मिलेगा, मिथाइल में तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट साइड में जो कार्बन है तो 1 डिग्री, बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से मतलब बाद में रखते हैं, अनटिल अनलेस कोई प्लस एम या रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा हो। अगर इस 1 डिग्री वाले कार्बन को देखेंगे तो इसके जस्ट बगल में ऑक्सीजन वाला ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब आराम से प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। तो अगर प्लस एम मिल रहा है मतलब कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होगा, आराम से SN1 होना चाहिए प्रेफरेबली। तो इस कार्बन पे SN1 हो रहा है, और क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम है तो वो SN1 के थ्रू ज्यादा बेटर वे में जाना चाहेगा। तो SN1 वर्सेस SN2 है तो उस केस में SN1 को आराम से प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब रिएक्शन उस कार्बन पे होगा जहां पे रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर साइड का ही ब्रेक करेंगे, और उधर साइड का अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आराम से हम लोग जिधर का बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसी कार्बन पे OH ग्रुप वाले पार्ट का एडिशन करता है। मतलब बेसिकली अपने प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग बॉन्ड ब्रेक करके प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे मैकेनिज्म अगर मालूम है तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन 18 किधर जाएगा। अगर वो मालूम नहीं है तो फिर उस केस में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इस केस में एक तो हम लोग को SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट मिल रहा है, पहला चीज, और दूसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस साइड से बन रहा है ये अपने को आराम से समझ में आना चाहिए। एक वर्ड ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत ही मैटर करेगा आगे, ये चीज समझ में आएगा, ये वर्ड वापस से आएगा, ये चीज हम लोग के एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट में। हेमी एसिटल वर्ड, सॉरी यहाँ पे तो एसिटल है, हेमी एसिटल भी नहीं है। एसिटल वर्ड बोलते हैं इसको, एसिटल या फिर कीटल भी बोल सकते हैं। कीटल बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, एसिटल ज्यादा कॉमन वर्ड है, बट कीटल भी बोला जाता है। एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 O ग्रुप वाला पार्ट दे रखा है ऐसा, मतलब एक कार्बन के ऊपर अगर 2 OR ग्रुप दे रखा, ऐसा ले सकते हैं, कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग एसिटल या फिर कीटल बोला करते हैं। और दूसरा एक और नाम होता है हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। किसी को मालूम है ये चीज, ये वर्ड हेमी एसिटल या हेमी कीटल? सुना है कोई? कोई भी इंसान नहीं सुना? हाँ सर वो ग्लूकोज वाले चैप्टर में था। हाँ, ग्लूकोज वाले चैप्टर में आता है ये चीज। कोई सुना नहीं है तो सब नालायक नंबर का, इसीलिए हम पूछे, ये ग्लूकोज में सुना होगा। एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और अगर OR ग्रुप होता है तो इसको हम लोग हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल बोलते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, ये भी एक नाम चलता है, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर। जिस कार्बन पे ईथर ग्रुप है उसी कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इसको हम लोग ऑल्दो ईथर जो है वो फंक्शनल ग्रुप के जैसा बिहेव नहीं करता नोमेनक्लेचर में, बट कॉमन नेम में चलता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ईथर वाला जो यूनिट है वो जिस कार्बन से अटैच्ड अल्फा उसके ऊपर OH ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर वर्ड यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का हेमी एसिटल ग्रुप हो गया या फिर हेमी कीटल हो गया। एक चीज देखो यहाँ पे, हम लोगों का शुरुआत में एसिटल ग्रुप दे रखा है, जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक कार्बन पे हम लोग के पास OR ग्रुप है और दूसरा उसी पे OH ग्रुप है। इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों के पास पहले जब एसिटल था
उसका जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो वहां से हम लोग को हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल का फॉर्मेशन मिला। कहीं कहीं सवाल में हेमी एसिटल दे रखा होगा केवल, और हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस दे रखा होगा। क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक ही स्टेप में दोनों चीजें हैं। कीटल हुआ या एसिटल हुआ, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो हेमी एसिटल बना, और फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस होगा तब उस केस में हम लोग क्या बना सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वही होगा, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन के एडिशन के बाद फिर से सेम चीज कि हम लोग का मिथाइल वाला जो ग्रुप है ये SN2 रिएक्शन करेगा, और जो कार्बन वाला ग्रुप है क्योंकि इस पे OH प्रेजेंट है तो इसका प्लस M हो सकता है, मतलब SN1 करेगा। और प्लस M अगर है तो फिर ऑब्वियस सी बात है SN1 के थ्रू जाना ज्यादा प्रेफरेबल है, SN2 हम लोग प्रेफर नहीं कर सकते। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तो सिंपल सा है, बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऐड किया, मतलब प्रोडक्ट बनाते वक्त ये लिख सकते हैं CH3, इसके साथ CH, इसके ऊपर हम लोगों का 2 OH ग्रुप, पहले से एक OH था, दूसरा OH ग्रुप अटैच हो गया, और दूसरे वाले साइड से हम लोग को CH3OH मिल गया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, ये अपने को बहुत दिनों से मालूम है, काफी टाइम से इनफैक्ट मालूम है। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, यहाँ से H2O हटा करके हम लोग आराम से प्रोडक्ट में CH3 के साथ C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहल के साथ कराते हैं, ये उल्टा सोच लो, एल्डिहाइड यहाँ से मिला और सामने अल्कोहल मिला, तो रिवर्सिबल डायरेक्शन सोच लो कि एल्डिहाइड का जब रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएंगे तो पहले हम लोग को हेमी एसिटल मिलेगा, और हेमी एसिटल को जब हम लोग अल्कोहल के साथ कंबाइन कराएंगे तो हम लोग को फिर वहां से एसिटल मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का 5 रिएक्शन होता है, उन 5 में से मैकेनिज्म सबका एक ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, मैकेनिज्म हम लोग को नहीं जानना होता है। बट जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो 5 रिएक्शंस हैं, 5 रिएजेंट्स हैं बेसिकली, उन 5 रिएजेंट्स में एक रिएक्शन ये भी है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल या रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अल्कोहल। तो उस केस में जब हम लोग 1 मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेमी एसिटल बनेगा, हेमी एसिटल का रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहल के साथ कराएंगे तब उस केस में एसिटल बनेगा। और जब उसको उल्टा करना है, जब हम लोगों को वापस एल्डिहाइड कीटोन में जाना है, तो एसिटल को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो पहले हेमी एसिटल बनेगा, हेमी एसिटल का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब उस केस में हम लोग को एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक स्टेप है। बाकी इसी सवाल को घुमा फिरा के किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ऊपर वाला पार्ट है एग्जाम्पल में, इस तरह का पार्ट कि देख लो इधर साइड SN1 होगा कि इधर साइड SN1 होगा, या इधर साइड SN2 होगा या इधर साइड SN2 होगा। SN1 वर्सेस SN1 तो ज्यादा रिएक्टिव SN1, SN2 वर्सेस SN2 तो ज्यादा रिएक्टिव SN2, SN1 वर्सेस SN2 तो क्योंकि वाटर है तो प्रेफरेबली हम लोग SN1 रिएक्शन कराएंगे। इससे पहले जब HI था तो प्रेफरेबली SN2 कराते थे, तो जब SN1 वर्सेस SN2 होगा तो प्रेफरेबली HI के केस में SN2 होता था, बट वाटर के केस में प्रेफरेबली SN1 करा देना है अपने को। इस चीज का बस थोड़ा ध्यान रखने का है, और बाकी तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो। सर O18 मतलब कहाँ पे जाएगा, जो दोनों O ऐसा कंपाउंड में? ये डिपेंड करता है कि O18 दे किधर रखा है, ठीक है। जैसे मान लो आप 2 जगह सवाल में O18 दे सकते हैं, अगर हमसे अगर पूछेगा तो हम यहाँ भी O18 दे सकते हैं और H2O में भी O18 दे सकते हैं। तो ये तुमको देखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म के हिसाब से कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, उसके हिसाब से O18 किधर जाएगा डिसाइड कर पाएंगे। सोच सकते हैं सर। यस सर। और कोई डाउट? बताओ भाई, और कोई डाउट? सर जब भी हम लोग वाटर रिमूव करते हैं, जब एक सी पे 2 H ग्रुप रहता है और वहाँ पे हीट प्रेजेंट नहीं रहता, तो वो गलत नहीं होता है ना लॉजिकली? क्या बोल रहे हैं? जब भी सर मतलब 2 OH ग्रुप रहता है और मतलब एक कार्बन पर हम लोग जब H2O उसमें से रिमूव करते हैं, तो अगर वहाँ पे हीट अगर रिएक्शन नहीं दे रखा है तो मतलब वो लॉजिकली गलत नहीं ना होगा? हमको सवाल अभी भी समझ नहीं आया, फिर से एक बार बोल सवाल। अगर एक तो कार्बन पे मतलब 2 OH ग्रुप वाटर दे हम लोग रखा है, एक जैसे तरह यहाँ से दे रिमूव रखा कर रहे हैं ना? है। यस हाँ सर, वाटर रिमूव कर रहे हैं तो हाँ, मतलब बिना हीट के प्रेजेंस से कर रहे हैं, तो मतलब ये नहीं गलत नहीं, नहीं बिना ना हीट के होगा? नहीं, बिना हीट के ही वाटर रिमूव होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर रिमूव होता है, इसमें हीटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाटर रिमूव हो ही जाता है, उसमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ यस केसेस सर। हैं जहां पे वाटर रिमूव नहीं होता, जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन पढ़ेंगे ना तब उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, बट उसमें सबसे अगला स्टेटमेंट ही यही होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है वाटर में वो ये जो ग्रुप है ऐसा,
ये प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड कीटोन में जब वाटर का एडिशन करेंगे। चलो हम बता ही देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लिया एल्डिहाइड कीटोन दे रखा, तो मालूम है जिस कार्बन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, 9वीं बार हो गया। इसमें जब हम लोग वाटर का एडिशन करेंगे तो वाटर इसमें ऐड होगा। जब वाटर का एडिशन होगा तो एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आएगा, दूसरा एक और OH ग्रुप आएगा, ऐसा बनता है। बट एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन वापस से उल्टा चला जाता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। बट कुछ यूनिक केसेस ऐसे हैं जहां पे हम लोगों का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाता है, ये उल्टे डायरेक्शन में नहीं आता है। कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ है, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों नहीं वापस आ रहा। अदरवाइज इन जनरल हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, अपने काम का रिएक्शन नहीं होता है। ये आएगा टाइम तो बता देंगे। ये एल्डिहाइड कीटोन वाला टॉपिक अपने ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद ही आएगा। और कोई डाउट तो बताओ। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद हम लोग फिर पहले हॉफमैन एलिमिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग E1 CV रिएक्शन देखेंगे। हॉफमैन एलिमिनेशन का ये अगला स्टेप E1 CV रिएक्शन है, उसका एक कंडीशनल पार्ट है बेसिकली। जहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन हो सकता है उसमें एक कंडीशन ऐड कर दो तो E1 CV एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा लिख देते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और ये थोड़ा भारी चीज है, सुनने में आसान लगेगा, देखने में आसान लगेगा, बट भूलने में भी बहुत ईजी है। तो जब भी सवाल आएगा ये कंडीशन बहुत ही पार्टिकुलरली ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम लोग कभी भी गलती करेंगे उसमें, क्योंकि ध्यान ही नहीं रखते हम लोग कि हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ये टॉपिक आसान है, शुरू में लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट कि सर ये समझ नहीं आ रहा, बट उसका 2-3 स्टेप्स हम बताएंगे, ध्यान रखेंगे, सवाल आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो अगर ये टॉपिक याद नहीं रहा, भूल जाएंगे, गलती होगा ही होगा सवाल, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, ठीक है। तो 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट लाइन। हाँ भाई चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग जब E1 एलिमिनेशन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे तो चलो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता था, कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता था। E2 एलिमिनेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब वहां पे एक मेन पॉइंट आया था। जैसे मान लो अगर ये सिंपल सा सवाल दे रखा है, यहाँ पे अगर मेरे पास ब्रोमीन है जिसका रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, हीटिंग दे रखा होगा, बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा है, उसमें दिमाग ही नहीं लगा रहा है। तो इस केस में 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट का। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच टू अल्फा कार्बन है, अल्फा जिस कार्बन से अटैच टू बीटा कार्बन है। 2 बीटा कार्बन है, ब्रोमीन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आराम से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का ऐसा 2 प्रोडक्ट बनना है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मालूम है जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, इसमें भी डिस्कशन हो चुका था। और एक चीज और याद आया होगा तुम लोगों को, और लोग भूल चुके होंगे, जो मेजर प्रोडक्ट है उसको हम लोग सेजे प्रोडक्ट बोला करते हैं, और जो माइनर प्रोडक्ट है, जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, उस चीज को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोला करते हैं। तो अपने डिस्कशन में मेन पॉइंट यहाँ से यही आ रहा है कि हम लोगों का हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनेगा, और हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट लिखो तो ज्यादा बेटर है।
जो हम लोग का हॉफमैन एलिमिनेशन ही हो रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें हॉफमैन प्रोडक्ट जो कि लेस स्टेबल है वही मेजर निकल के आ रहा है। ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो कि लेस होना चाहिए वो ज्यादा नंबर में आ रहा है। और एक बहुत मजेदार ये एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम हम बताएंगे। आज तक उस पर कभी सवाल हम देखे ही नहीं है। एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से रिलेटेड ऐसा कोई सवाल हम देखे ही नहीं, कहीं नहीं देखे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि वो सवाल आएगा। कब आएगा ये नहीं मालूम, बट वो सवाल आएगा, किसी के ना किसी के दिमाग में तो आएगा ही आएगा सवाल। वो सवाल आना है, क्योंकि एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम के ऊपर बहुत अच्छा सवाल अभी तक आया नहीं है, तो आराम से आ सकता है। क्या होगा अभी बताएंगे। इसमें हम लोगों का दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो ये सिचुएशन कि अगर ऊपर ब्रोमीन था तब तो चलो ठीक है, हो गया काम। बट अगर इस ब्रोमीन के जगह पे हम लोग को फ्लोरीन मिल गया, पुअर लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन नहीं होना चाहिए उसके जगह एक पुअर लिविंग ग्रुप जैसे फ्लोरीन हो गया, अगर ये रहा, तब इस केस में प्रोडक्ट तो यही बनेगा, प्रोडक्ट के लिए लोड नहीं है, प्रोडक्ट वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम बनेगा, दोनों बनेगा। लेकिन इस बार हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट जो लेस स्टेबल वाला पार्ट है वो निकल के आएगा। एक ये सिनेरियो है, मतलब अगर हम लोग अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तब उस केस में हम लोगों को लेस स्टेबल प्रोडक्ट वाला पार्ट मेजर मिलेगा और जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो माइनर मिलेगा। ऑल्दो ये कोई रूल नहीं है कि लेस स्टेबल मेजर मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये जानना जरूरी है, अदरवाइज एक सवाल में गलती करेंगे। तो ये रूल मत रख लेना कि लेस स्टेबल मेजर बनेगा। एक्चुअल जो रूल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, पहला चीज। और दूसरा, इस तरह का एक सवाल होता है जो नॉर्मली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है बहुत ही बल्कियर ग्रुप, मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग का केस है, तब भी उस केस में हम लोगों का रिएक्शन वाला पार्ट जो हम लोग का, सॉरी लिविंग ग्रुप नहीं, जो हम लोग का बेस वाला पार्ट है, अगर वो बेस वाला पार्ट हम लोगों का बल्कियर नेचर का रहा है, जैसे हम ब्रोमीन है, बट अल्कोहलिक KOH के जगह पे हम लोग इस तरह का बेस ले लें, टर्शियरी बुटाक्साइड आयन, बड़ा बेस है, या और भी दो तीन बेसिस का हम नाम मेंशन करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH में OH माइनस छोटा बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम लोग बेस वाला पार्ट बल्कियर यूज कर लेंगे तब भी इस केस में हम लोगों को हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला पार्ट ही मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। ऑल्दो इस बार रीजन कुछ और है, पहले वाले केस में मेजर प्रोडक्ट हम लोगों का लेस स्टेबल वाला पार्ट क्यों है उसका रीजन कुछ और है, बट नीचे वाले केस में मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लोग का लेस स्टेबल वाला पार्ट क्यों निकल के आ रहा है इसका रीजन कुछ और है। दोनों के रीजंस मालूम होने चाहिए। ऑल्दो जब तुमको बल्कियर बेस दिखेगा तो बहुत ईजी है, यहाँ बल्कियर बेस से इस वाला पार्ट तो समझ में आ गया। बट ऊपर वाले केस में हम लोग को बहुत ही पार्टिकुलरली ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल कोई मतलब नहीं। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिक रीजन क्या है और उस रीजन के हिसाब से हम लोग का क्या आंसर निकल के आना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मोर स्टेबल ही मेजर है, कुछ केसेस है, नॉर्मल केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लेस स्टेबल मेजर प्रोडक्ट है। तो आते हैं उस चीज पे, अभी पहले एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला केस अपना ये ले लेते हैं हम लोग, केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप में क्या होगा ये डिस्कशन करते हैं। और ये जो पुअर लिविंग ग्रुप का केस है इसमें एक कंडीशनल पार्ट ऐड करने पे यही E1CV बन जाता है, मतलब दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट पुअर लिविंग ग्रुप के केस में अगर हम लोग एक कंडीशनल पार्ट ऐड कर दें तो E1CV मैकेनिज्म के टाइप का कुछ निकल के आता है। तो पुअर लिविंग ग्रुप में तीन चीज ध्यान रखना, तीन ग्रुप्स ध्यान रखना, फ्लोरीन, दूसरा SR2+, और तीसरा NR3+, बस ये तीन ग्रुप होने चाहिए। न्यूट्रल में केवल फ्लोरीन, OH ग्रुप भी पुअर लिविंग ग्रुप है बट उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, केवल फ्लोरीन, SR2+, NR3+, ये तीन पुअर लिविंग ग्रुप्स वाले केसेस हैं जहां पे हम लोग को हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के जैसा मिलेगा। क्यों होगा ऐसा, पहले उसका रीजन एक्सप्लेन करते हैं तब उसके आगे बात करेंगे। मैकेनिज्म तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH वाला पार्ट लेके चलते हैं तो बेसिकली E2 एलिमिनेशन में बेस वाला पार्ट जो हम लोगों का बीटा कार्बन होता है, यहाँ के H से कंबाइन करता है, वहां का इलेक्ट्रॉन बगल वाले एटम पे शिफ्ट होता है और लिविंग ग्रुप हटता है। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग E2, बता सकता है क्या क्या फैक्टर्स है, कोई भी इंसान बता सकता है? तान्या, सारे फैक्टर्स बता सकती हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 क्या क्या था? बताओ भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 क्या क्या था? लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, और सारे फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ये सारा तो नहीं याद। काहे भाई, काहे नहीं यार?
रवि, फैक्टर्स अफेक्टिंग E2 रिएक्शन यस सर। बोलते जाओ। वो सबसे पहले दोनों का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब नाम में E2 आ रहा है, तो ठीक है, एक वो हुआ। उसके बाद लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद बेस वाला हो गया, और सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है एक। वो फैक्टर कहाँ से आएगा? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होना और फैक्टर होना दोनों में डिफरेंस है ना। दो चीजें हम ध्यान रखना, इसको रूल बना लो। मैकेनिज्म में मैकेनिज्म याद रखना और उसके फैक्टर्स याद रखना है, ये सबसे मेजर पार्ट है। सवाल इससे ही मैक्सिमम चांसेस इससे पूछेगा और सीधा प्रोडक्ट पूछता है। तो मैकेनिज्म इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट में गलती ना करे। और दूसरा सवाल हमेशा रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। हमेशा अगर 10 सवाल है तो उसमें से एक सवाल रिएक्शन का रेट का पूछेगा। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फैक्टर्स के ऊपर। कोई भी रिएक्शन अगर है तो उसका मैकेनिज्म गिन चुन करके 12-13 मैकेनिज्म है, 12-13 मैकेनिज्म उनके फैक्टर्स याद रखना है। और उसके बाद कुछ कुछ केसेस में, स्पेशली बस दो ही केसेस में मैंने बताया तुम लोगों को, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। ऐसा बस दो ही जगह पे बताया है, बाकी जगह पे नहीं बताया नॉर्मली। इस चीज को मिस नहीं कर सकते। कोई भी मैकेनिज्म उठा लो, उसका मैकेनिज्म और उसका फैक्टर्स रटा होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट रटा होना चाहिए, उसको कभी मिस नहीं कर सकते। अभी याद नहीं है तुम लोगों का, पहली बार है तो इसलिए हम समझा दे रहे हैं तुम लोगों को, नेक्स्ट टाइम समझाएंगे नहीं, समझाने की चीज नहीं है, ये मालूम होना चाहिए। ये दो चीजें आपके दिमाग में एकदम होना ही होना है, एक एक प्रॉपर चीज है, प्रॉपर रीजन के साथ। वहां पे E2 है तो 2 के वजह से दोनों होगा, दोनों का मतलब क्या? तो सबस्ट्रेट के साथ यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे बेस है, जबकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही डिफरेंस आ गया, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। और लो खैर, हम लोग को लिविंग ग्रुप वाली चीज से मतलब था। तो लिविंग ग्रुप में ऐसा मैंने बताया था कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी हटेगा, जितना जल्दी हटने की टेंडेंसी में होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी आएगा, और जितना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा बेस उस H+ के साथ उतना जल्दी कंबाइन करेगा। ऐसा मेंशन किया था तुम लोगों को कि लिविंग ग्रुप के ऊपर क्यों फैक्टर डिपेंड कर रहा है। यहाँ उल्टा है, पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब लिविंग ग्रुप हटना नहीं चाहेगा। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको ढंग से समझना। पहला चीज ये कि हम लोगों का जब बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो ये तो अपने रेट से कंबाइन करने की कोशिश करेगा। जिस रेट से बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, उसी रेट से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा जस्ट बगल वाले पार्ट में। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहीं पे शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड के जैसा, ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद फ्लोरीन हटना चाहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये बोलेगा कि नहीं हमको नहीं हटना है, हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, हम बॉन्ड से नहीं हट रहा है। तो इससे होता क्या है कि जब बेस H के साथ कंबाइन करता है तो H तो हटने की टेंडेंसी में पूरा है, बट फ्लोरीन अगर हटने की टेंडेंसी में नहीं है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा इस बीटा कार्बन की तरफ पोलराइज होना शुरू होता है, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में बहुत हाईली है, बट हम लोग का इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाने की टेंडेंसी में है। तो फिर वो बीटा कार्बन की तरफ डिसलोकेट होना शुरू होता है। बेसिकली ऐसा समझ लो, जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट टाइप की बात करते हैं, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, बट जिस तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में बात करते हैं तो उस टाइप का, कि हम लोग का इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट शिफ्ट होना शुरू हो गया। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, उसके वजह से हम लोगों का एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप का चीज बोल दो, हाँ ट्रांजिशन स्टेट ही बोलेंगे बेसिकली, कि हम लोगों का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है ये बेस के साथ जब कंबाइन कर रहा होगा, तो हम लोगों के ट्रांजिशन स्टेट टाइप के स्ट्रक्चर में बीटा कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों साइड होगा, दो बीटा कार्बन है दोनों साइड होगा, सेम टाइप का चीज होगा। हम लोगों के बीटा कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस का फॉर्मेशन होगा, मतलब कार्बन आयन कैरेक्टर आएगा। ये वर्ड ध्यान रखना। और इसी रीजन के वजह से हम लोगों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मेजर माइनर के लिए डिसाइड होता है। लेस स्टेबल मेजर होगा ये कोई रूल नहीं है, लोग बोल देते हैं ऐसा रूल, बट ऐसा नहीं है। बीटा कार्बन के ऊपर कार्बन आयन कैरेक्टर डेवलप होता है, और अगर बीटा कार्बन के ऊपर कार्बन आयन कैरेक्टर डेवलप हुआ तो जैसे ऐसा सोच के देखो, अगर हम एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से इस चीज को एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा तुम लोगों को। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है और हम लोग को दो प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको मालूम है कि दो पॉसिबल प्रोडक्ट ये है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमको मालूम है कि हम लोग का पहला वाला पार्ट लेस स्टेबल है, दूसरा वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टेंट तो एक ही है, प्रोडक्ट में दो जगह हम लोग का आ रहा। एक तो पहला चीज इलिमिनेशन है, इलिमिनेशन मतलब पाई बॉन्ड बन रहा, वीक है कंपाउंड, मतलब अनस्टेबल कंपाउंड रिलेटिवली, तो दोनों ही अनस्टेबल है। बट हम लोगों के कंपाउंड ए वाले पार्ट में और कंपाउंड बी वाले पार्ट में ए ज्यादा अनस्टेबल, मतलब हायर एनर्जी पे होगा, बी लोअर एनर्जी पे होगा।
अब इस पूरे पार्ट में हम लोग जब रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराएंगे, तो जैसे मान लो एक नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा हुआ था, पहले ऐसा होता था कि ए वाला पार्ट लेस स्टेबल है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट भी हम लोग का अनस्टेबल है, और अगर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है तो ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी घट रहा है, थोड़ा कम निकल के आ रहा है क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है। तो जो ज्यादा अनस्टेबल था उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा रिक्वायर्ड था, और उसके हिसाब से हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन घटता था। पहले रेट ऑफ रिएक्शन और काइनेटिक्स एक ही डायरेक्शन में काम करता था। बी वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल था तो इसका ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम रिक्वायर्ड होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स काम कर रहे थे। यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी तो अभी भी सेम है, ए और बी बनेगा, पूछेगा कि ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो बी ज्यादा स्टेबल है। मेजर माइनर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी तो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इस बार जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें हम लोग का कार्बन आयन कैरेक्टर है, और कार्बन आयन कैरेक्टर में दो पॉसिबिलिटीज है। ये हम लोग का पहला जो स्ट्रक्चर बना, ये कब बनेगा, तो ये हम लोग के बी वाले स्ट्रक्चर के लिए बनेगा। अगर सोच लो, जैसे जहां पे माइनस जिधर का हाइड्रोजन हट रहा है उधर साइड से पाई बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब ये बी वाले स्ट्रक्चर का ट्रांजिशन स्टेट है। अगर ए वाले पार्ट की बात करें तो ए वाले पार्ट में हम लोगों का बाहर वाला हाइड्रोजन हटेगा बेस के साथ कॉम्बिनेशन करने पे। यहाँ से हम लोगों का हाइड्रोजन जब हट रहा होगा तो फिर हम लोगों का बॉन्ड आगे तरफ शिफ्ट करना चाह रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस कैरेक्टर कुछ डेवलप होगा। तो इस बार हम लोग का जो ए वाला स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ लेके चल रहा है। अब एक छोटा सा सवाल है तुम लोगों को, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इतना तुम लोग को आंसर मालूम होना चाहिए। बताओ भाई, इन दोनों में मतलब पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? तो सेकंड वाला। क्यों? वहाँ कम प्लस आई लगेगा। कम प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई वाला पार्ट यहाँ पे एक ही कार्बन चेन है, कम प्लस आई लगेगा, जबकि दूसरे वाले केस में दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर बात करें तो टू वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है। तो ये चीज तो हम लोग ऊपर वाले पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ वाले पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मेरा ट्रांजिशन स्टेट, ये दो पॉसिबल ट्रांजिशन स्टेट है ए एंड बी, तो कार्बन आयन क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री पे है, ऑल्दो 1 डिग्री भी याद मत रखना, अभी के लिए हम 1 डिग्री बोल दे रहे हैं। जैसे कार्बोकैटायन में 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता था, फिर 2 होता था, फिर 1 होता था। तो कार्बन आयन में ऑब्वियसली बात उल्टा होना चाहिए, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये नॉर्मल से हम बात बोल सकते हैं। तो हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इस केस में कार्बन आयन के लिए, क्योंकि कोई प्लस एम माइनस एम नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको अभी हम बस जनरली बोल रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के सेंस में, बट प्लस एम माइनस एम देखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई से काम हो गया तो 1 डिग्री 2 डिग्री बोल के काम चल रहा था। बट अगर इसी 1 डिग्री पे रेजोनेंस इफेक्ट होता तो कोई मतलब ही नहीं है डिग्री से। तो डिग्री के हिसाब से काम मत करना, हमेशा ध्यान रखना हम लोग पूरे इफेक्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो बीटा कार्बन पे जो कार्बन आयन कैरेक्टर है अगर उसकी बात करें तो ए और बी वाले पार्ट में ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा छोटे वैल्यू पे रहेगा, मतलब छोटे एनर्जी वाले वैल्यू पे रहेगा। अरे यार शिट, एक मिनट। जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है वो लोअर एनर्जी पे रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से सिंपली बोल सकते हैं। तो एक चीज सोच लो, अगर हम लोग, और यही एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम आज तक हम कहीं सवाल में नहीं देखे हैं। जैसे ऊपर अभी हम क्या डिस्कस किए थे कि हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम कुछ इस तरीके का नॉर्मली बनना चाहिए, जो हम लोग डिस्कशन में यूज किए थे। अरे यार, जो हम लोग का नॉर्मल डिस्कशन होता है E1 E2 वाले पार्ट में, कि हम लोग का ऐसा कुछ एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनेगा, ऐसा हम बोल देते थे। बट अगर हम लोग अभी के एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम की बात करें, ऐसा हम डायग्राम कहीं देखे ही नहीं किसी बुक में, इसलिए हमको बहुत मजेदार लगता है। हम लोगों का ए और बी वाले पार्ट में ए अनस्टेबल था, बी ज्यादा स्टेबल था। बट अगर हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम की स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट हम लोग का ए वाले पार्ट का ज्यादा स्टेबल है। मतलब प्रोडक्ट भले ही ए अनस्टेबल है बट इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लोअर वैल्यू पे रहेगा, और बी वाले पार्ट का ट्रांजिशन स्टेट हायर वैल्यू पे रहेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का निकल के आएगा, ऐसा कुछ डायग्राम है। ऐसे डायग्राम तो हम आज तक नहीं देखे, और इसलिए हमको बहुत ही मजेदार सवाल लगता है। कभी ना कभी तो पूछा जाएगा, जिसके दिमाग में क्लिक करके वो पूछ लेगा सवाल। इस चीज में अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी तक हम लोग मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते थे, तो ये बोलते थे कि मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल होता है। टीसीपी ये वर्ड हम लोग यूज कर चुके हैं, टीसीपी और केसीपी एक सवाल में डिस्कशन में यूज किए थे, जो कार्बोकैटायन 1,3 शिफ्टिंग 1,4 प्रोडक्ट बनता था उसमें डिस्कशन किए थे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग जो भी मेजर की बात करते थे प्रोडक्ट, वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता था। बट जब रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट डिटरमाइन होता है तब वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। इस केस में हम लोगों का जो प्रोडक्ट है
उसका स्टेबिलिटी मेजर प्रोडक्ट डिराइव नहीं कर रहा, रेदर देन प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है। बट क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी चीज है तो हम लोग उसको तो बोल नहीं सकते, बट उस इमेजिनरी चीज का इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आ रहा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो ए वाले पार्ट का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और इस वजह से ये मेजर प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा है ये केसीपी प्रोडक्ट है, ये हम लोग को ध्यान रखने का है। इनफैक्ट जहां तक हम लोग जो डिस्कशंस करते हैं नॉर्मली मेजर माइनर वाले पार्ट की, ये एक सिंगल केस होता है जहाँ पे काइनेटिक्स की वजह से हम लोग को मेजर प्रोडक्ट दिखता है, अदरवाइज हर जगह हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लेके चलते हैं। तो ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना इस रिएक्शन के केस में, और ये रीजन बहुत पार्टिकुलरली ध्यान रखना है। इससे मतलब नहीं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तुमको ये देखना होगा लिविंग ग्रुप में ये तीन चीजें हैं क्या, इसलिए बहुत ही कंडीशनल पार्ट है। तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये तीन लिविंग ग्रुप्स हैं क्या। अगर ये तीन लिविंग ग्रुप्स हैं तब उस केस में फिर सीधा हम लोग को हॉफमैन प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। बट ध्यान क्या रखना है उसमें कि हम लोग का नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। इससे मत रखना कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। इससे मतलब रखना कि हम लोग का जो बीटा कार्बन लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, जो बीटा कार्बन है इन दोनों बीटा कार्बन में निगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है, और वहीं से अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। इस पॉइंट से मतलब रखना, और उसके हिसाब से हम लोग उसके हाइड्रोजन को हटा के, जिस बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वहां के हाइड्रोजन को हटा के हम लोग आराम से अल्कीन बना सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, मान लो ये एग्जांपल दे रखा। सर हाँ बोलो। E2 एलिमिनेशन का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा तो फिर यही ग्राफ बनना चाहिए ना। किसमें? E2 एलिमिनेशन का जब भी ग्राफ बनाएंगे मतलब कंपैरिजन वाला, तो फिर यही बनना चाहिए ना। E2 का तो ग्राफ फिर इस केस में ये सर नॉर्मल E2 का ग्राफ है सर, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन तो सेम ही रहेगा ना, अगर वहाँ फ्लोरीन की जगह हर ब्रोमीन जगह रहता हर तब भी जगह तो। कार्बन आयन कैरेक्टर नहीं आता है ना, कहीं कार्बन आयन कैरेक्टर नहीं आता, वो पुअर लिविंग ग्रुप के होने की वजह से आया। हैमंड पोस्टुलेट याद है? यस सर। जब E2 एलिमिनेशन बताए थे तो हम बोले थे हैमंड पोस्टुलेट, अब डिस्कस करते हैं वापस से। प्रोडक्ट के हिसाब से ट्रांजिशन स्टेट का कैरेक्टर डिसाइड हो रहा था, याद आया? E2 में ही केवल बताया था कि हैमंड पोस्टुलेट हम इसलिए बता दिया करते हैं क्योंकि एक रिएक्शन मैकेनिज्म में उसको यूज करते हैं हम लोग, और हैमंड पोस्टुलेट E2 एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट हैज हायर प्रोडक्ट कैरेक्टर। तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, ये E2 का नॉर्मल सेंस है ये भी E2 एलिमिनेशन जो हम लोग अभी कर रहे हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, ये भी E2 एलिमिनेशन है। बट उसका यूनिक एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं कि E2 ही है, बट कुछ एक्सेप्शंस है। क्यों एक्सेप्शन अराइज हो रहा है? ये तीन पार्टिकुलर लिविंग ग्रुप्स की वजह से, जहां पे इन तीन ग्रुप्स की वजह से पूरे कंपाउंड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा, बाकी जगह पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे लिविंग ग्रुप के पुअर होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट पूरे रिएक्शन के पार्ट को इधर से उधर कर दे रहा है। ठीक है? यस सर। सर और हम लोग जो E2 एलिमिनेशन का जो हमेशा पहला स्टेप होता है वो मुझे अच्छा से उतना समझ नहीं आया कि मतलब वहाँ हो क्या रहा है। जो हाइड्रोजन अपना एटम शिफ्ट करता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करता है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब हाइड्रोजन में शिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। शिफ्ट ऐसा करता है जैसे ऑल्दो ये पॉइंट हम ब्रेक करके बताया था तुम लोग को, हमको जहां तक ध्यान है उसको ऐसा समझ लो, जैसे H प्लस का रिमूवल तो समझ में आता है ना? तो ऐसा समझ ले जैसे यहाँ पे यस सर। हाइड्रोजन बेस वाला पार्ट H प्लस हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बोल सकते हैं? यस सर। बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो हाइड्रोजन तो हट गया H प्लस के फॉर्मेट में, तो उसका नेगेटिव चार्ज नीचे चला गया यहाँ पे, और यहाँ लिविंग ग्रुप है, फिर लिविंग ग्रुप SN2 टाइप से रिएक्शन कर गया, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा दो। ठीक है? ये सारा स्टेप कंबाइन कर दो, एक ही बार में कर दो। जैसे हम रेजोनेंस में पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया, यहाँ माइनस बनेगा, फिर ये माइनस आगे जाएगा, बट ओवरऑल स्टेप को कंबाइन कर दो कि बेस जब H के साथ कंबाइन किया तो यहाँ माइनस बन रहा होता था, बट वो माइनस बना नहीं, रेदर देन वो माइनस बनने की जगह वो इलेक्ट्रॉन सीधा आगे वाले के एंटी बॉन्डिंग में चला गया, और वहां से इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप को हटा करके खुद पाई बॉन्ड बना लिया। ये सिंगल स्टेप है। सर लेकिन बेस का टेंडेंसी तो हमेशा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना रहेगा ना। हाँ, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का टेंडेंसी तो होता है, बट पॉइंट ये होता है कि हम लोग को प्रोडक्ट के हिसाब से भी सोचना है कि प्रोडक्ट भी कहाँ से ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, तो उधर साइड का बॉन्ड इजीली ब्रेक होने की टेंडेंसी में भी रहेगा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। सर लेकिन अनस्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। अनस्टेबल बन नहीं रहा है ना, पॉइंट ये है, यही निकल के आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो आ नहीं रहा,
तो अनस्टेबल कैसे निकल के आ रहा है ये बताओ। सर मतलब वो रिलेटिवली वो पाई बॉन्ड बन रहा है इसीलिए। और वो तो हीटिंग है अपने पास, हीटिंग के बिना तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। अगर E2 एलिमिनेशन कराना तो हीटिंग तो चाहिए होगा। तो अनस्टेबल तो कंपेंसेट करने के लिए हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, तो सोचना ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं करने का अपने को। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? चलो ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग अल्कोहलिक केओएच के साथ। तो देखिए सिंपल सा रिएक्शन लग रहा है, अल्कोहलिक केओएच देखते ही क्या चमकेगा, E2 रिएक्शन है। बट इसके चमकने के बाद ये देखना लिविंग ग्रुप क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा लिविंग ग्रुप है, तो भैया ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इस केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो अल्फा कार्बन मार्क किया, दोनों बीटा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है उसको हटाए तो डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरे जगह से हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि नॉर्मल लिविंग ग्रुप था तो कुछ सोचने नहीं गए हम लोग, सीधा प्रोडक्ट बना दिया। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो ऊपर वाले में रेजोनेंस मिल रहा है, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें भी सोचने नहीं गए, ये ब्रोमीन का केस था। बट इसी ब्रोमीन के केस में अगर हम लोग ब्रोमीन के जगह पे फ्लोरीन डाल दे, या चलो फ्लोरीन की जगह पे ऐसा कर लेते हैं क्या, ताकि तुम लोगों को दूसरे कंपाउंड्स का भी आइडिया लग जाए, NCH3 होल थ्राइस प्लस, जो NR3 प्लस लिखे थे, तो कंपाउंड से अटैच्ड NCH3 होल थ्राइस प्लस लिख दिए। CH3 क्यों लिखे इसके पीछे एक रीजन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक केओएच के साथ कराए, हीटिंग बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, तो पहले अल्फा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन मार्क किया, अल्कोहलिक केओएच है तो E2 एलिमिनेशन सोचा जा सकता है, लिविंग ग्रुप भी दिख रहा है अपने को, एलिमिनेशन तो E2 होगा, लिविंग ग्रुप वाला पार्ट दिखा पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है इसका मतलब हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस केस में फिर हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट हटेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट सेम ही बनना है, उसमें दिक्कत नहीं है। बट प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग ये देखेंगे कि बीटा कार्बन में हम लोगों का माइनस चार्ज कहाँ है। इनफैक्ट तुम लोग डेल्टा माइनस भी मत लिखना, सीधा माइनस लिख लेना। देख लो कि पहले वाले पोजीशन पे या दूसरे वाले पोजीशन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है माइनस चार्ज, और क्यों, बताओ भाई। पहले पोजीशन पे रेजोनेंस के कारण। पहले पोजीशन पे रेजोनेंस के कारण, जहां पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है वहीं का हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से उन दोनों अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनाना एग्जैक्टली सेम चीज है, प्रोडक्ट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रोडक्ट में इसके अलावा क्या बनेगा, तो N के साथ CH3 होल थ्राइस, ये अपना लिविंग ग्रुप है। तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम चीज बन रहा है, प्रोडक्ट के लिए हम लोग को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज है यहाँ पे कि जिधर का माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, हम लोग का मेजर प्रोडक्ट हमेशा उधर से ही निकल के आएगा। ऑल्दो एक कोइंसिडेंस है यहाँ पे, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है। तो ये रट के मत बैठ जाना कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट मेजर बन जाता है, कोई रूल नहीं है। हमेशा बीटा कार्बन पे माइनस चार्ज बना के देखना है तुम लोगों को कि एग्जैक्टली कौन से बीटा कार्बन वाले पार्ट में हम लोग का माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और वहीं से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना। ऑल्दो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। तो तुम्हारे पास जो नोट्स कॉपी है वो निकालो, और अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो जो नोट्स कॉपी है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस टॉपिक के 7 8 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करने होते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर नोट्स वाले पार्ट पे आते हैं। अभी 5 6 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर हम लोग आराम से अगले टॉपिक में मूव कर जाएंगे। इवन सीबी क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा ही मैग्नेट, हम जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, केवल इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, अभी सारे क्वेश्चन ट्राई मत करना। जब केवल जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं केवल उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। इसमें तुम्हारा एक तो लिए नहीं करना है, अल्कोहलिक केस नहीं करना है, ये तो हम बता ही दिए प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, पेज नंबर 151 में दे रखा है, इसमें यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, उसको हटा देना, पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, और प्रोडक्ट छुपा के ट्राई करना तो ज्यादा बेटर है। प्रोडक्ट पहले नहीं देखना, प्रोडक्ट छुपा के ट्राई करना, हाथ से छुपा लेना, क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ट्राई करो। उसके बाद हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन का जो सेकंड केस था अपना, ये जो ऊपर वाले केस में हम एक और सिचुएशन मेंशन किए थे, केस 2, हम लोग का जब बल्कियर बेस होगा तब उस केस में क्या होगा। इसका बहुत ही कंडीशनल पार्ट है, इसमें 2-3 सिचुएशंस है, अगर सवाल आएगा तो वही 2-3 सिचुएशंस आएगा। इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस वो 3 पॉइंट्स याद रखना। जैसे ऊपर लिखे थे ना यहाँ पे कि 3 लिविंग ग्रुप होगा, ये 3 लिविंग ग्रुप, उसी टाइप से उसमें नाम याद रखना है बेस का, कि ये सिचुएशन है बेस का, तो हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। उसका रीजन कुछ और है, पहले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 5, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ लेना मेरे से। ट्राई करो, फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर छुपा के ट्राई करना, और उसके बाद देखना आंसर क्या निकल के आ रहा है। ट्राई करो सारे क्वेश्चंस। कोई डाउट आ गया तो पूछ लेना, कोई भी डाउट होगा तो। सर क्वेश्चन नंबर 8 में रीअरेंजमेंट क्यों हुआ? नहीं, रीअरेंजमेंट P2 एलिमिनेशन में रीअरेंजमेंट कब से होने लग गया? यस सर, वही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में करेक्शन कर लो। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं है, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, करेक्शन कर लो। यहाँ पे इधर एक मिथाइल ग्रुप है।
सर क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करेक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में वो तो बता ही दिए थे ना, करेक्शन यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई सर बॉन्ड मिथाइल ग्रुप नहीं, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो, ठीक है, CS3 होल्ड ट्वाइस, ठीक है। ऋषभ कोई डाउट? सो क्वेश्चन नंबर 4 वाला में अटके हुए थे, फिर आप बताया कि वो पाई बॉन्ड नहीं होगा। जो तुम पहले ही बता दिया था, पाई बॉन्ड नहीं है वहां पे, ठीक है, ट्राई करो यार। इनफैक्ट पाई बॉन्ड ना, पता नहीं लोग कैसे लिखते हैं कॉपी में, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप डाल ले, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, वो पाई बॉन्ड नहीं है बेसिकली, इधर साइड में मिथाइल ग्रुप है, इधर प्रोडक्ट में दिख रहा है मिथाइल ग्रुप है, चेंज सर मैं वही पूछ रहा था। हाँ हाँ मिसिंग ग्रुप। सर बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है। ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? ब्रोमीन है ही नहीं कहीं। है तो क्वेश्चन में। अरे वो बीटा कार्बन है भाई, अल्फा और 3 बीटा, ठीक है। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच तो अल्फा कार्बन हो गया, उससे अटैच्ड कार्बन से बीटा कार्बन हो गया। समझ। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करिए ना कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 6 डिस्कस करें, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो ऐसा सवाल दे रखा, तो सबसे पहला चीज तो ये देखने का है अपने पास, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप दे रखा है। पहला चीज तो ये देखो, क्योंकि ये सवाल एक अलग यूनिक सवाल है, ठीक है। तो सवाल में ये देखना सबसे पहले तो कि हम लोगों का पूरे कंपाउंड में क्या क्या रिएजेंट दे रखा। तो जैसे एक तो अल्कोहलिक एवज दे रखा, दिमागी नहीं लगाना, इसमें नो ब्रेनर है, अल्कोहलिक एवज दे रखा है। और उसके बाद फिर हम लोगों का अल्कोहलिक एज में जब हीटिंग कर रहे हैं तब उस केस में
हम लोग को एक थोड़ा चीज चमकना चाहिए कि E2 एलिमिनेशन है। फिर उसके बाद क्या दिखा कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज वाले पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हम लोग का पुअर का केस आया। तो पहला काम हम लोग एलिमिनेशन में क्या करते हैं, तो पहले हम लोग अल्फा कार्बन मार्क करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बीटा कार्बन मार्क करते हैं। हमेशा हम लोग यही काम करते हैं, पहले अल्फा कार्बन और उसके बाद बीटा कार्बन। तो नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां से अटैच्ड हम लोग अल्फा कार्बन मार्क कर लिए सारे के सारे। पहला स्टेप हो गया। 4 अल्फा कार्बन मिले अपने को, चारों में से ये दोनों किसी काम के नहीं है क्योंकि इससे कोई बीटा कार्बन अटैच नहीं है। हमेशा एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग के पास बीटा कार्बन होना चाहिए। तो ये दोनों ऊपर वाला किसी काम का नहीं था, छोड़ दिया। बचा नीचे का 2 हम लोग के पास अल्फा कार्बन। तो नीचे वाले लेफ्ट वाले साइड में जो अल्फा कार्बन दे रखा है वहां पे हम लोग के पास कुछ तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग का एक बीटा कार्बन है, और जबकि दूसरे वाले साइड में अगर चले जाएंगे तो वहां पे हम लोग के पास 2 बीटा कार्बन है। अल्फा से अटैच्ड 2 कार्बन से एक बीटा कार्बन और ये दूसरा बीटा कार्बन। तो ओवरऑल 3 बीटा कार्बन मिल रहे हैं, 3 यूनिक बीटा कार्बन मिल रहे हैं। मतलब 2 तो अल्फा कार्बन, सॉरी 2 अल्फा कार्बन मिल रहे हैं जो अपने काम के हैं, है तो 4 अल्फा कार्बन, बट 2 उसमें से काम के निकले और उसके अलावा 3 बीटा कार्बन मिले। तो हम लोग जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो कैसे प्रोडक्ट बनाते थे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, अल्फा एंड लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करो। तो यही स्टेप अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। तो जैसे मान लो जो स्ट्रक्चर दे रखा उसको हम ब्रेक करके तुम लोग के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। मान लो जैसे ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोले कि अल्फा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो यहाँ पे अपने स्टेप में जैसे ये चीज है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अल्फा एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी था तो अल्फा एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हटा दिया, बचा अपने पास क्या, ये कंपाउंड, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड होता था, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अच्छा, ये नीचे वाला प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली वही चीज दे रखा है। तो नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया अल्फा बीटा कार्बन के बीच, अल्फा एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड हट गया, ये अपना प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या सोच सकते थे, तो दूसरा जो प्रोडक्ट अपने पास दे रखा था ऐसा नाइट्रोजन के साथ, अपने पास स्ट्रक्चर में पहला तो ये चीज हम लोग दे रहे हैं कि हम लोग का अल्फा कार्बन मार्क हुआ और बीटा कार्बन, तो एक बीटा कार्बन दे रखा, वहां से हाइड्रोजन हटाया, और दूसरा अल्फा एंड लिविंग ग्रुप का बॉन्ड हटाया, तो यहाँ से बॉन्ड हट गया, अल्फा से हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा हम लोग प्रोडक्ट एक और बना सकते हैं। तो वैसे ही जो तीसरा बीटा हाइड्रोजन था उसके लिए भी सोच सकते हैं। अब मेन पार्ट ये आएगा कि मेजर कौन सा है। तो मेजर के लिए हम क्या रूल बताएं कि बीटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज देखना है, अपने को माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखना है। तो जो अपने पास सबसे लेफ्ट वाले साइड में 3 बीटा हाइड्रोजन है या 3 बीटा पोजिशन है, इन तीनों बीटा पोजिशन से माइनस चार्ज बना के देख लो कि तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां से प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ आया? सर रिएक्शन को हम लोग एक स्टेप के बाद ही क्यों रोक दिया? रिएक्शन को हम लोग मतलब एक और हम लोग चाहें तो अच्छा एक और ठीक वो है ठीक है, हाँ सही, अच्छा सवाल। इसलिए रोक दिए क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या है अपना, ये कंपाउंड लिविंग ग्रुप था या पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है? पॉजिटिव चार्ज था। अब तुम एक चीज सोच के देखो, अभी हम लोग जब अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे उस टाइम पे कि हम लोगों का अल्कोहल वाले पार्ट में न्यूट्रल OH था, तो OH माइनस लिविंग ग्रुप था जो कि बहुत पुअर लिविंग ग्रुप था। जब वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसा हम बोल रहे थे। बट नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी नाइट्रोजन पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हटा दे तो ये लिविंग ग्रुप के जैसा रहेगा क्या? यस सर, समझ आ गया। तो इसीलिए फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। मतलब N- कैसे हट पाएगा, क्योंकि रिएक्शन में जो बेस उसको हटाने के लिए आ रहा है वो बेस ही पुअर है। ऐसा सोच लो OH- में और NH2- में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो एनी हाउ नाइट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर एक पुअर बेस स्ट्रॉन्गर बेस को रिमूव नहीं कर पाएगा एलिमिनेशन में, ठीक है। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 में हाँ, मतलब सारा जो कार्बन करेंगे तो फिर वहां भी नहीं टूटेगा फिर? सारे अल्फा कार्बन मार्क किए, टोटल 4 अल्फा कार्बन दिख रहे हैं अपने को इधर, है ना, 4 अल्फा कार्बन मार्क किया हुआ है। फिर अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन देखा तो एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा बीटा कार्बन, ऐसा देख लिया, तो 3 बीटा कार्बन दिखा, ओवरऑल 3 प्रोडक्ट बन सकता है। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो इधर जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीचे प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये हम लोग का लिविंग ग्रुप हो जाएगा। जब इधर लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये राइट वाला पार्ट
लिविंग ग्रुप हो जाएगा। बट क्योंकि लिविंग ग्रुप से अपने को मतलब नहीं है तो उसको हम लोग एक बार को इग्नोर कर रहे हैं, भले इसमें बनाया हुआ नहीं है, मालूम होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप क्या बनेगा, बट उसको हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, वो तुम अपने माइंड में रख सकते हो, बट अभी के लिए बना लो तो ज्यादा बेटर है। समझ आया? बाकी किसी लोगों को डाउट हो तो पूछ लो। ये सर समझ आया। और कोई डाउट किसी को तो बताओ। हाय ऋषभ, तान्या, कोई डाउट? नहीं सर, हो गया। चेंजेस कर दिए थे, अश्मिता, कोई डाउट? सर जो था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन आएगा तुम्हारे साथ। अच्छा सॉरी, अभी एक्सटेंडेड वर्जन नहीं, एक और कंडीशन था जो केस 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस केस में केस ऑफ बल्कियर बेस, ये एक पार्टिकुलर केस है, इसको अलग से याद रखना है। बल्कियर बेस, अब सवाल ये होगा सर बल्कियर बेस का रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखना है, जैसे दो नाम तो ध्यान रखना है, तो दो नाम तो आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये तो ध्यान रखना ही रखना है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन बोल दो, ऐसा टीयू टर्ट BuO माइनस लिखा जा सकता है, कहीं कहीं पे टी के साथ BuO माइनस लिखा जा सकता है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और ये स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा, ये बल्कियर बेस का एक रेफरेंस पॉइंट है। तो जो भी कार्बन चेन्स, जो भी बल्क बेसिस इससे बड़े तुमको दिख रहे हैं, सब बल्कियर बेस में आएगा। और दूसरा एक नाम ध्यान रखना, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इसका स्ट्रक्चर सोचना थोड़ा उल्टे डायरेक्शन का पार्ट है। डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, तो अमाइड का मतलब NH2 माइनस होता है, तो N माइनस के साथ लिथियम अटैच हो गया, N प्लस और माइनस। और डाई आइसोप्रोपाइल मतलब यहाँ पे अपने पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप होने चाहिए, तो दो हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर रखे हैं। ये हम लोग का LDA का स्ट्रक्चर है, ये भी बल्कियर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जो भी स्ट्रक्चर इससे बड़े दिखाई देंगे सब बल्कियर बेसिस की कैटेगरी में आएंगे। बट ये दो चीजें ऐसी हैं जो हम लोग के नॉर्मल डिस्कशन का पार्ट रहता है, हर जगह पे सवाल यही दोनों दिखता है, तो इन दोनों सवाल का थोड़ा ध्यान रखने का है, इसके लिए कोई लोड नहीं है। मतलब ये दोनों सवाल का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो है कि बाकी सब चीजें मैनेजेबल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है। जैसे केस ऑफ बल्कियर बेस के केस में हम लोग ये दो चीजें आराम से लेके चल सकते हैं। अब मेन चीज ध्यान रखना ये है कि इन दोनों केसेस में हम लोगों का रीजन क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे अगर मान लो ये ग्रुप दे रखा, ब्रोमीन ही है, आप इस बार तो लिविंग ग्रुप पुअर भी नहीं है, बट अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन दे रखा, तब उस केस में प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोगों का पहला वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट है, दूसरा वाला पार्ट माइनर प्रोडक्ट है। पहला वाला पार्ट मेजर क्यों है? स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई स्टेबिलिटी से लेना देना नहीं है, मतलब इसके साइज से है। अगर ग्रुप बड़ा है तो वहां पे ज्यादा अप्रोच करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है। अपने पास दो ऑप्शन है, रेड वाला पार्ट और ये येलो वाला पार्ट, दो बीटा हाइड्रोजन है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, इन्हीं दो जगह पे हम लोग का काम हो सकता है। बड़ा बेस अगर है तो कहाँ पे आसानी से रीच आउट कर पाएगा? जहां पे उसको रिपल्शन कम मिलेगा, जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, जहां पे उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगा। तो 1 डिग्री में और 2 डिग्री में एनी टाइम 1 डिग्री का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। इसका मतलब बल्कियर बेस हमेशा इस पोजीशन पे रीच आउट करना चाहेगा या इसके हाइड्रोजन को रीच आउट करना चाहेगा। तो इसका मतलब अगर बल्कियर बेस रहा तो स्टेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं रह गया। इससे मतलब है कि कहाँ वो पहुंच पा रहा है रिएक्शन करने, जहां वो पहुंच पा रहा है वहीं से मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का ही केस बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पे पहुंच रहा है वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं रह पा रहा। तो इस केस में बल्कियर बेस हमेशा प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनाएगा वो हमेशा 1 डिग्री की तरफ से, मतलब 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, इस ऑर्डर में ही हमेशा काम करेगा, जो अपने को ध्यान रखने का है। और यहाँ से हम लोग मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इन केस ऑफ बल्कियर बेस बीटा हाइड्रोजन के डिग्री को देखो, लेस हिंड्रेड बीटा हाइड्रोजन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा हम लोग आराम से सोच के समझ सकते हैं। तो इसका बहुत ही स्पेसिफिक केस है।
अगर ये बेस दे रखा हो, जैसे नोट्स कॉपी की अगर हम बात करें तो नोट्स कॉपी में भी हम 2 या 3 एग्जांपल मैक्सिमम कराते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक केस है, बहुत ही सिंपल स्पेसिफिक केस है। सबसे शुरू में ही 1-2 केसेस में कराए होंगे मैंने, ये एल्कोहलिक KOH और उसके बाद नीचे LDA, बस यही 2-3 ही केस है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अल्कोहलिक KOH में क्या निकल के आ रहा है, बट उसकी जगह LDA डाल दिए तो क्या निकल के आया। और दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है टर्शियरी बुटाक्साइड आयन। तो ये बहुत 2 केसेस पार्टिकुलर, क्योंकि अपने सिलेबस में भी ये 2 केसेस हैं, बट MS चौहान में 1-2 एग्जांपल्स हैं और भी जहाँ पे बेसिस कुछ और लिया गया है। बट वही है कि बल्कियर बेस का रेफरेंस क्या है, जो बेस टर्शियरी बुटाक्साइड से बड़ा दिख गया वो बल्कियर बेस है, या जो बेस LDA से बड़ा दिख गया वो बल्कियर बेस है। ऐसा हम लोग आराम से सोच करके काम कर सकते हैं, कोई इसमें लोड वाला चीज नहीं है। कोई डाउट यहाँ पे तो पूछ सकते हैं आराम से। पर DBN बल्कियर बेस में आएगा? कौन सा? DBN हम नाम नहीं सुने हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे रिएजेंट्स के ना ऐसे कॉमन नेम बहुत सारे हैं, ये नाम हम आज तक नहीं सुने। तो इसका अगर हमको को पूरा नाम बताएगा तो मे भी हम बता सकते हैं कि हाँ ये बल्कियर बेस में आएगा। लास्ट ईयर मेंस में एक बहुत अच्छा सवाल आया था, लास्ट ईयर या शायद लास्ट टू लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर ही आया था, बहुत ही अच्छा सवाल आया था कि बल्कियर बेस तो दे दिया था, बट वो स्टेरे वो था इवन एलिमिनेशन का केस था। तो लोग बल्कियर बेस देखते ही सोच लिए कि यही प्रोडक्ट होगा, बट वो इवन एलिमिनेशन का केस था। तो वहां से प्रोडक्ट कुछ और, इवन एलिमिनेशन में नहीं सोचने का, E2 एलिमिनेशन में सोचने का है। तो बहुत अच्छा सवाल था, जेईई मेंस का सवाल था, नेगेटिव कराने वाला सवाल था। और कोई डाउट तो बताओ किसी को। तो ये हम लोग के हॉफमैन एलिमिनेशन का केस है जो अपने को मालूम होना चाहिए। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है E1 CB। E1 वाले पार्ट में एक तो E1 नाम तो मालूम पड़ ही गया कि हम लोग का एक ही कोई कंपाउंड रहा होगा अपने ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट, अपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में। और जो CB वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट बेस को, इलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस या इवन एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, ऐसा हम लोग केस कंसिडर करके चलते हैं। तो इसमें बस एक ही सिचुएशन है, मतलब एक कंडीशन है बेसिकली जो अपने को ध्यान रखना है। कंडीशन में एक नया नाम ऐड हो जाएगा। कंडीशन ये है बेसिकली हम लोग का पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। पुअर लिविंग ग्रुप में इस बार हम लोग का OH माइनस वाला पार्ट या OR माइनस वाला पार्ट ये सब भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा तो अपने फ्लोरीन था ही, इसके अलावा SR2+ हम मेंशन किए ही थे, और इसके अलावा NR3+ मेंशन किए थे। ये सब केसेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पुअर लिविंग ग्रुप में, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये है बीटा कार्बन हैज -M ग्रुप। ये कंडीशन मस्ट है, जो हम बोले थे कि ये कंडीशन का अपग्रेडेशन होता है। ये सिचुएशन के अलावा 2 एक्स्ट्रा केस हो गए, और उसके अलावा हम लोगों का बीटा कार्बन पे -M ग्रुप होना चाहिए। तो एक तो चीज बहुत ही फिक्स हो गया कि जिस बीटा कार्बन पे -M ग्रुप अटैच्ड है वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। बड़ा सिंपल सा केस है, जैसे अभी हम लोग बेंजीन रिंग वाला पार्ट लेके चले थे, यहाँ पे फ्लोरीन था तो बेंजीन वाला कार्बन बीटा कार्बन रेजोनेंस मिल रहा था, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं चाहिए, -M चाहिए। जैसे मान लो NO2 हो गया, तो इससे होगा क्या कि -M ग्रुप होने की वजह से ये जो पहले पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो रहा था, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना होकर के कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बन जाता है। एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, तो इस रिएक्शन वाले पार्ट में H कंप्लीटली हट ही जाता है और हम लोग का माइनस चार्ज बनता है। और माइनस चार्ज जो हम स्टेप बताए थे हम लोग का बेसिक स्टेप, कि पहले बेस वाला पार्ट यहाँ से ऐसा सोच लो कि H+ को हटाता है, तो यहाँ पे सोचना नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में H+ को हटा देता है, तो कंजुगेट बेस बन जाता है। और कंजुगेट बेस का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से एलिमिनेशन करता है। और क्योंकि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो लिविंग ग्रुप पुअर भी रहा तो उसको हटा सकता है। तो जो स्टेप हम ब्रेक करके समझाए थे और बोलते थे कि इसको एक बार जोड़ लो, उस स्टेप को यहाँ ब्रेक कर लो। कंडीशन बस ये है -M ग्रुप होना चाहिए। तो -M नेगेटिव चार्ज को बहुत स्टेबलाइज करके रखेगा, तो इसलिए H+ इज रिमूव्ड एज H+ कंप्लीटली एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन। मतलब हम लोगों को वहां पे कार्बन आयन मिलता है, कंजुगेट बेस मिलता है। कंजुगेट बेस वाला पार्ट आराम से लिविंग ग्रुप को हटा करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है। तो कंडीशन ऐड हो गया और वहां से प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट में सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग E1 CB के थ्रू जा रहे हैं, तो यही वाला पार्ट केवल बनाना है, सोचना भी नहीं है। मेजर पूछेगा, माइनर माइनर वाला पार्ट बनता भी नहीं E1 CB की तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ से E1 CB होगा ही नहीं, दूसरी तरफ से एक नॉर्मल E2 एलिमिनेशन होगा। E1 CB अगर प्रोडक्ट होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसमें नहीं सोचने का है। हाँ बस ये है कि इसमें ध्यान रखना है कंजुगेट बेस अगर बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो एक छोटा सा हम टॉपिक बताए थे तुम लोगों को,
ड्यूटेरियम एक्सचेंज याद है कुछ? थोड़ा बहुत याद है ड्यूटेरियम एक्सचेंज? कुछ नहीं याद है जी तुम लोगों को? साहिल याद है ड्यूटेरियम एक्सचेंज? शायद। ड्यूटेरियम एक्सचेंज में एक ही पॉइंट था जो अपने को याद रखना होता था। कहाँ कहाँ पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है? केवल एक पॉइंट था। नेगेटिव चार्ज जहाँ पे फॉर्म करते हैं। जहां जहां नेगेटिव चार्ज बनता है वहां वहां पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट बना, तो फिर उस केस में ड्यूटेरियम वाला पार्ट अगर एक्सचेंज में जा सकता है तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा इधर को। ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे एडिशनल ध्यान रखना होता है। बाकी तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक चीज था जो अपने को मालूम होना होता है। इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे या 3 क्वेश्चंस होंगे। एक नॉर्मल सवाल, एक ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सवाल, एक सवाल होगा जो हम कराए होंगे जो तुम लोग को आगे पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन में। एक छोटा सा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, नेम्ड रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में एक होता है पार्ट एल्डोल फॉर्मेशन और दूसरा होता है पार्ट कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट E1 CB मैकेनिज्म फॉलो करता है। जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे नेम्ड रिएक्शन तो फिर उसमें रिमाइंड कराएंगे E1 CB में ये चीज बताए थे। वो 3 या 4 एग्जांपल्स होंगे तुम्हारे सामने जो आपको सॉल्व करना है और ये आपका फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो E1 CB रिएक्शन वाला पार्ट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो हॉफमैन एलिमिनेशन और E1 CB रिएक्शन ये 2 छोटे छोटे रिएक्शंस थे। स्पेसिफिक रिएक्शन है, अगर कंडीशन याद नहीं हुआ, ऑल्दो जैसे हम लोग इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहे हैं, बट एकदम पार्टिकुलर रिएक्शन है, अगर ये सिचुएशन या कंडीशन याद नहीं रहेगा सवाल गलती सॉल्व करके आएंगे। ये नहीं कि सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल तो आसानी से सॉल्व होगा, प्रॉब्लम है कि गलती सॉल्व करके आएंगे, वो गलती नहीं करने का है। तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक को स्टार मार्क करके हमेशा रखना। जैसे जो भी मैकेनिज्म सिंगल पेज टाइप का है, जैसे आगे बेंजाइन मैकेनिज्म आएगा तो बेंजाइन मैकेनिज्म 1 पेजर टाइप का है, तो अगर सिंगल पेज मैकेनिज्म है तो बहुत स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो गया, उसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे भी नहीं, उसको एक रिएक्शन बोल देंगे, बेंजाइन रिएक्शन है। तो याद रखो हॉफमैन कंडीशन वाला एक प्रोडक्ट, ये पेज याद रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन अगर याद नहीं रहा कुछ भी करेंगे सवाल गलती करके आएंगे। सवाल तो सॉल्व आसानी से होगा बट गलती उसमें होगा। तो इन सब टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान रखना होता है। SN1 SN2 E1 E2 याद हो जाएगा तुम लोग, अच्छा यही होता है यही होता है यही होता है, बट E2 का एक यूनिक केस है, एक एक्सेप्शन केस हम लोग का हॉफमैन प्रोडक्ट वाला पार्ट आ गया। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। बाकी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चंस में और क्या क्या है इसमें। 1 मिनट, ये तो वही सारे टॉपिक्स का केस चल रहा है। अच्छा, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वाला पार्ट एक टॉपिक है। एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे हम तो वो बोले ये E1 CB रिएक्शन है, तो E1 CB रिएक्शन में पहला एक एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन का वो नाम डाल दिए, दूसरा एग्जांपल इसको स्टार मार्क कर दिए, याद रखना है। तीसरा एग्जांपल अभी हम जस्ट मेंशन किए थे, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट ऊपर दे रखा है, वहां पे हम फ्लोरीन लेके चल रहे थे, यहाँ पे लिविंग ग्रुप वाला पार्ट चेंज हो गया, लिविंग ग्रुप पुअर है और NO2 दे रखा। ये तीसरा एग्जांपल है और इसमें हम लोगों ने ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सवाल डाल दिया है। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज का सवाल मालूम होना चाहिए, बस ये 3 सवाल खत्म हो गया। बाकी EI एलिमिनेशन अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो एडवांस का टॉपिक हम अलग से पढ़ा देंगे। EI एलिमिनेशन स्किप करते हैं। और क्या बच गया अपने पास? बाकी तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा होगा। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखने का है। एक हम लोग लास्ट क्लास में एक मैकेनिज्म पढ़े थे, नाम याद है कुछ? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ऐसा पढ़े थे कुछ? याद आया? लास्ट क्लास में हम बोले थे इसका मैकेनिज्म लिखो, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में था। एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया जाता है, ऑल्दो कोई टॉपिक नहीं है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। बेसिकली एक्चुअल में एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन जैसा कुछ नहीं है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन है। हम पहले स्टेप लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन कराया CH3I के साथ, सिंपल सा एक्सेस के साथ रिएजेंट कराते हैं बट हम एक एक करके करा रहे हैं। SN2 रिएक्शन होगा, लास्ट क्लास में बताया था इस चीज को, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा कार्बन के ऊपर, आयोडीन लिविंग ग्रुप के जैसा हटेगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाले पार्ट पे एक CH3 का एडिशन होगा, और क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। हो गया पहला चीज। फिर उसके बाद क्या होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो H+ हटेगा यहाँ से, और प्रोडक्ट वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐड होगा और वापस से एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो फिर से काम करते हैं, फिर से CH3I वाले पार्ट का रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे।
तो जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, I माइनस हटेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर H प्लस हटेगा। तो इस बार हम HI को रिमूव कर देते हैं। आयोडीन यहाँ से हटा और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हटा, तो HI रिमूव हुआ, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ गया। बट फिर हम लोगों का वापस से एक लोन पेयर है, तो तीसरा रिएक्शन हो सकता है। नाइट्रोजन वाला पार्ट लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, आयोडीन यहाँ से रिमूव हुआ, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर तीसरा मिथाइल आया और पॉजिटिव चार्ज। बट क्योंकि अब हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट को हटाने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से सॉर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग का सिंपल सा केस है। ये पार्ट हम लोगों का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इस चीज को हम लोग हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलते हैं। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ये वर्ड हम लोग एसोसिएट करते हैं। तो ये मिथाइलेशन तो आ गया अपने पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग अभी डिस्कस किए थे। अब एक चीज देखो, पहले NH2 था जो कि बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप था। पुअर लिविंग ग्रुप है तो नॉर्मली हटने की टेंडेंसी में नहीं होगा। बट अब क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, अभी भी ये पुअर लिविंग ग्रुप है, बट अभी देखा हम लोगों ने कि इसको हटाया जा सकता है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हटाया जा सकता है। बट हम लोग मिथाइलेशन ही क्यों करवाए? मिथाइलेशन के पीछे क्या लॉजिक है? तो इसीलिए मिथाइलेशन करवाए क्योंकि हम लोग जब इसका एलिमिनेशन कराएंगे, यहाँ पे मान लो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एलिमिनेशन के लिए, तो 3 अल्फा कार्बन जो ऐड हुए उसमें बीटा कार्बन नहीं है, तो ये अपने लिए काम का नहीं है। ये तीनों अल्फा कार्बन को हम लोग आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। केवल वही अल्फा कार्बन काम का निकला जहां पे एक्चुअल में एलिमिनेशन कराना था, तो इसलिए हम लोग मिथाइलेशन को ही प्रेफर करते हैं। अगर मिथाइलेशन नहीं करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन में तुम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर अलग अलग कार्बन चेंज थे तो उस केस में प्रोडक्ट भी 3-4 बन सकता था। हम लोग ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए। हम लोगों को जिस कंपाउंड में एलिमिनेशन कराना है केवल उसी में एलिमिनेशन कराना है। तो इसलिए हम लोग मिथाइलेशन करा के दूसरे प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी को वो कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं। तो इस केस में हम लोग का एक तो ये पार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है, बट मेन इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जो आयोडीन माइनस है वो इसके विसिनिटी में रहेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन मिल रहा है। ये नाम हम लोग का कल क्वेश्चन में आया था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। कल तो नहीं बट परसों के क्वेश्चन में आया था। ये तो बन गया, यहाँ तक का पार्ट मिथाइलेशन हुआ, मिथाइल का एडिशन मिथाइलेशन हो गया। अब इसके बाद मेन पार्ट शुरू होता है हम लोगों का हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, अभी हम ऊपर लिखे थे कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर देंगे, बट एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग अल्कोहलिक KOH नहीं लेते हैं। जो हम लोग का प्रोडक्ट दे रखा नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है, इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ नहीं कराते हैं, नॉर्मली AgOH के साथ कराते हैं। AgOH दे रखा होगा या फिर मॉइस्ट Ag2O दे रखा होगा, इस कंपाउंड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ये नॉर्मल हम लोग का केस निकल के आता है, AgOH या फिर मॉइस्ट Ag2O। अल्कोहलिक KOH क्यों नहीं यूज कर सकते? इसके पीछे क्या लॉजिक है जो अपने को ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुका है तो तुम लोग को आइडिया है। अभी ऊपर लिखे हम कि सॉल्ट है नाइट्रोजन के साथ I माइनस, तो सॉल्ट का मतलब हो गया कि एक सॉलिड स्टेट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा, प्लस चार्ज के आजू बाजू माइनस चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। सॉलिड स्टेट नहीं भी रहा तो भी आयनिक कंपाउंड अगर हम लोग सॉल्वेंट मीडियम में भी डाल रखे हैं तो ये प्लस के आजू बाजू माइनस चार्ज होगा। ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज वाला पार्ट कहीं से भी OH माइनस को अंदर जाने से रोकेगा, मतलब इलिमिनेशन को हिंडर करेगा। तो जो I माइनस है वो हम लोग के NaOH वाले पार्ट को या अल्कोहलिक KOH को OH माइनस वाले पार्ट को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इलिमिनेशन कैरी आउट करने में। तो हम लोग NaOH इसलिए यूज नहीं करते, पॉइंट तुम्हारे नोट्स में दे रखा होगा, बट हम लोग इसलिए NaOH यूज नहीं करते। AgOH क्या करेगा? तो इतना तो बचपन से अपने को मालूम है कि हम लोग का जो AgOH वाला पार्ट है सबसे पहले तो Ag प्लस देगा, यहाँ से AgI को प्रेसिपिटेट कराएगा। अगर AgI प्रेसिपिटेट कर गया तो फिर इस केस में I माइनस जो अपना काम खराब कर सकता था वो हट गया। अब जब ये हट गया तब OH माइनस वाला पार्ट आराम से कंपाउंड के साथ एलिमिनेशन कैरी आउट कर सकता है। इस चीज को हम लोग एग्जॉस्टिव मिथाइल एलिमिनेशन बोलते हैं। पूरे स्टेप को हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन बोलते हैं। बट इसमें प्रोडक्ट जो बनाने का पार्ट है, प्रोडक्ट बनाने का पार्ट एग्जैक्टली वही है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, बस सवाल इस फॉर्मेट में रहता है। जैसे मान लो हम लोग को एलिमिनेशन कैरी आउट करना है ये नाइट्रोजन वाले पार्ट पे, ऐसा हम सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मान लो ये सवाल है जहाँ पे Sr2+ था, तो Sr2+ की जगह पे हम यहाँ पे NH2 ले लेते हैं। सवाल ये दे रखा होगा, पहले स्टेप में हम लोगों ने मिथाइलेशन कराया CH3I के साथ एक्सेस,
मिथाइलेशन, कंप्लीट मिथाइलेशन हुआ, ये पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या था, तो दूसरे स्टेप में हम लोगों ने इसका रिएक्शन AgOH के साथ कराया। AgOH अगर नहीं दे रखा होगा तो इस केस में मॉइस्ट Ag2O दे रखा होगा, क्योंकि मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या हो सकता है, ऊपर आपको लिख देना चाहिए था इनफैक्ट। मॉइस्ट Ag2O जो है, इसमें Ag2O का रिएक्शन वाटर के साथ करा लो तो क्या मिलेगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 2 सिल्वर है, उसके अलावा क्या है, 2 हाइड्रोजन है, और उसके अलावा 2 OH है, इसका मतलब सॉरी 2 ऑक्सीजन है, मतलब ओवरऑल 2 AgOH बनेगा। तो मॉइस्ट Ag2O बोले या AgOH बोले, सिमिलर टाइप का चीज है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप हीटिंग। पहले स्टेप में CH3I मिथाइलेशन कराएगा, दूसरे स्टेप में हम लोग का आयोडीन का एलिमिनेशन हो जाएगा, और जैसे ही फिर हम लोग थर्ड स्टेप में हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एलिमिनेशन वाला पार्ट कैरी आउट हो जाएगा। और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिमिलर टाइप से प्रोडक्ट बनाना है। पहले अल्फा कार्बन मार्क किया, फिर बीटा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखा, जहां से ज्यादा स्टेबिलिटी वहां के हाइड्रोजन को हटा करके मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब आराम से प्रोडक्ट बनाते हैं इधर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, और दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन ओवरऑल। कोई डाउट अगर किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर मेरा सजेशन होगा आज के लिए क्लास फिर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक फिर हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा, 2 दिन का टॉपिक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आराम से नेम्ड रिएक्शन शुरू कर सकते हैं। नेम्ड रिएक्शन आधे घंटे का टॉपिक होगा, पर डे नेम्ड रिएक्शन। और मेरा प्लान है मोस्ट प्रोबेबली हम 3 तारीख या 4 तारीख को, 4 तारीख को नहीं तो फिर 5 तारीख को बोकारो पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो बाकी का रिएक्शन मैकेनिज्म है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड का, हम वहीं पे आके करा देंगे तुम लोग आराम से। ऑफलाइन में पढ़ाना प्रीफर कर लेंगे, नेम रिएक्शन ऑनलाइन कवर कर लेंगे। और नेम रिएक्शन आधा घंटे का रहेगा, हर एक नेम रिएक्शन छोटा छोटा रिएक्शन है, आधा घंटे का टॉपिक है, 12 से 13 नेम रिएक्शन है, एक एक करके हम लोग सारा डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग नेम रिएक्शन वाले पार्ट पे आएंगे। होमवर्क के तौर पे नोट्स में जितने क्वेश्चन है आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का, उसको कंप्लीट करना, E1CB रिएक्शन और हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। ठीक है, कोई डाउट किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं। बताओ भाई, कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।